सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है चंचल मिश्रा। ये हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। 22 अप्रैल 1991 12:05। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। लग्न में ही गुरु उच्च के और चंद्रमा स्वग्रही। ये सवाल इनका क्या है? सवाल इन्होंने पूछा है कि पंडित जी मेरे संबंध सबके साथ कैसे रहेंगे। अब जब व्यक्ति कर्क लग्न का है तो सबसे पहले तो वो सबके साथ इमोशनल संबंध बना करके रखेगा, और चूंकि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति को शांति भी बनाएगा और सत्यवादी भी बनाएगा। शांति प्रिय और सत्यवादी, ये दोनों भाव उसके साथ रहेंगे। लग्न में गुरु बैठे हैं तो स्वभाव कैसा है आपका, पहले हम दूसरों को देखें कि दूसरे का कैसा मेरे साथ संबंध रहेगा, पर उसके पहले तो खुद को देखना होगा। तो खुद को देखना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं। तो वस्तुतः आप हो कर्क, ये शांति की राशि है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से मानसिक शांति का विचार किया जाता है और वही राशि लग्न में बनी है। और वस्तुतः जरा गौर करना तो लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं जो कि शांति के कारक होते हैं, मानसिक शांति के कारक। लेकिन वो दृष्ट हैं अष्टम भाव के अधिपति और सप्तमेश मारक होते हैं शनि यहां पे, उससे यानी कि मन में उथल पथल भी मचा रहे तो आश्चर्य नहीं कर लेना चाहिए। और दरअसल गौर करिए तो दो कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, एक सूर्य उच्च के और दूसरे गुरु भी उच्च के। तो गुरु के पास बल है, चंद्रमा के पास भी बल है। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि चंद्रमा का बलवान होना और गुरु का बलवान होना इस बात पर निर्भर करती हैं चीजें कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके के संबंध में हैं, दोनों का संबंध कैसा बन रहा है। तो ये दोनों बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में कुटुंब भाव, ये यहां का अधिपति उच्च का है। पंचम भाव का अधिपति मंगल जन्म कुंडली के 12वें है, पर कोई बात नहीं है, वो बुध की राशि में बैठा है और वहां का अधिपति बुध जन्म कुंडली में नीच का है। तो प्रेम देते तो हो, पर कई बार वो आपको कम मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेम देने का भाव है और ये मिल रहा है कम। क्योंकि त्रिकोणात्मक संबंध देखो तो पंचम के अधिपति 12वें गए, तो हो सकता है कि ये आपके माता पिता से आपको प्रेम कम ना मिले, पर संभव है कि आपके पति से या आपके जो ससुराल के क्षेत्र के लोग हों उनसे, या फिर कई बार आपके हित मित्र से थोड़े से संबंध कमजोर है। पर जन्म कुंडली का चौथा और पांचवा भाव कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहां का अधिपति स्वग्रही है, लाभ भाव में बैठा है। एकादशवें का शुक्र व्यक्ति के जीवन में समस्त प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, पक्की बात है। उसके बाद यहां पे शनि स्वग्रही, सूर्य उच्च के, गुरु उच्च के, बुध नीच का है, जिसके कारण व्यक्ति कहीं कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेगा और तुरंत ही किसी से प्रभावित होकर के अपने प्रभावों को भूल जाता है। वो क्या है, वो भूल चुका है। वो बात वो याद करिए। एक बात मैंने कहानी में बताई थी बात कभी किसी कार्यक्रम में, कि वो हंस था और कौवों के झुंड में जा करके बैठ गया था, पर इसका मतलब नहीं था ये कि वो हंस नहीं था, वो हंस ही था। वस्तुतः अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपकी कुंडली में तो केंद्र में ही गुरु बैठे हैं उच्च के, और उसके पास तो बल भी है। चंद्रमा के पास बल कम है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और कर्क राशि में गुरु जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र में, चंद्रमा आश्लेषा में बैठे हैं, जिसका अधिपति बुध नीच का है और वक्री भी है, तो थोड़ा वो कमजोर भी हो जाता है। और वस्तुतः एक बात और भी है, इस मंगल के संबंध को देखिए तो जन्म कुंडली में यहां देख रही है बात, बुध नीच का है, मंगल 12वें बैठ करके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको थोड़ी सी तनातनी बन सकती है। पर बुध वहां का अधिपति देख रहा है नीच का है, थोड़े से स्वास्थ्य में भी कमतरी स्थिति, वो दुबला पतला हो सकता है, या कई बार उसके गोचर कैसे हैं, उसकी स्थितियां कैसी हैं। पर इतनी बात जरूर है कि राशि का अधिपति अगर उसे देख रहा है पर भाग्य में जाकर के बैठा है तो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, वहां पे कट्टरता तो जरूर रहेगी। वो इसलिए क्योंकि मंगल का संबंध यहां से दिख रहा है। वो पराक्रमी है, मेहनती है, ऊर्जावान भी है और प्रभाव से शून्य भी नहीं है। वो सारी चीजें होने के बावजूद थोड़ी बहुत उससे सामंजस्य की स्थिति कमजोर में रहेगी। क्लियर है? शनि का संबंध जन्म कुंडली में घूम घुमा करके यहां आ रहा है, उच्च की दृष्टि, यह संबंध बड़ा बढ़िया होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति 12 में, प्रेम कई बार व्यक्ति देता ज्यादा है, मिलता कम है। नवमांश कुंडली में गुरु केंद्र में आ रहे हैं, गुरु वर्ग उत्तम भी हो रहे हैं भाव से, लग्न में भी और नवमांश में भी। जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र का जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठना, यहां के अधिपति बुध का जन्म कुंडली में एकादशवें में जाना, मतलब अपने भाव से पंचमस्थ एकादशवें नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में जाना। यहां वो 12 नंबर में बैठे थे नीच के, यहां वो थोड़े सुदृढ़ हो रहे हैं।
पर वहां वो त्रिकोण में बैठे थे, यहां भी वो त्रिकोण में ही बैठे हैं। यहां वो लाभ भाव में नहीं बैठे, यहां व्यय की राशि में बैठे हैं, यहां वो लाभ की राशि में बैठे हैं। तो बुध फ्लरिश कर रहे हैं। मतलब क्या है फ्लरिश करने का? वो आगे बढ़ रहे हैं और निरंतरता से उनकी स्थिति व्यक्ति के जीवन में उसकी जो फाइनल प्रवृत्ति बन रही है ग्रह की, वो बड़ी अच्छी और मजबूत बन रही है। समझ में आ रही है चीजें या ऐसे ही खाली? अब एक बात बताता हूं छोटी सी। बताऊं? नहीं, शाम वाले कार्यक्रम में बताऊंगा। तो कल का कार्यक्रम मत देखना भूलना। आज शाम का कार्यक्रम तो नहीं, पर कल शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलना। कुंडली ठीक है, आप बेवजह में चिंतित हो और बेवजह परेशान हो। देखिए एक बात बताता हूं। कई बार लोग ये कहते हैं कि पंडित जी आप सबको खुश करके भेज देते हो, क्योंकि मेरे पास, मैं इतना जानता हूं, मैं हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति हूं और सिर्फ झूठ बोलने वालों से मुझे क्रोध आता है, वो बर्दाश्त नहीं होता, और धोखेधड़ी और धोखेबाज लोगों से। तो अगर वो चीज ठीक है तो फिर आपकी कुंडली अच्छी है। अगर मैं अच्छाई से भरा पूरा हूं तो मैं कुंडली में अच्छाई ही ज्यादा ढूंढूंगा। और कमजोरी थोड़ी सी तो वो गीली चुटकी में नमक पकड़ने वाली बात होती है। पानी भिगा लो और नमक पकड़ लो, पता भी नहीं चले पकड़ने वाले को और नमक हाथ में आ भी जाए। इस कुंडली की कमजोरी बताऊं? इस कुंडली की कमजोरी है बुद्धिमत्ता का कमजोर होना। व्यक्ति लगातार कई बार सोचता रहता है, खाली बेवजह और फालतू की चीजें। दिमाग को स्थिर करिए। बुध कमजोर है, चंद्रमा कमजोर भी हो रहे हैं, मजबूती भी हो रही है, पर शनि के दृष्टिपात कर लेने से चंद्रमा का बल कमजोर हो रहा है। जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, गुरु से केंद्र में है, ये एक अच्छी बात हो सकती है। एकादशवें भाव को बलवान देख रहा हूं। चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, उस पे शनि का प्रभाव है, पीछे मंगल और राहु केतु का असर भी है। जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव मंगल पे है, क्रोध ना करना और संयम से जीवन जी लेना। अभी आपकी कुंडली में दशाओं की बात करता हूं तो शुक्र की दशा चल रही है। ऐसे दशा खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, पर ये अशुभ होते हैं इस कुंडली के लिए। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं। इस वजह से वो थोड़े बहुत खर्च की स्थिति को अभी ज्यादा रखेंगे। व्यक्ति हो सकता है डिपेंडेबल ज्यादा रहे अपने पिता के ऊपर या माता के ऊपर। माता और पिता के साथ संबंध आपके खराब नहीं है। द्वादशांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे भी लग्न में ही गुरु और शुक्र बैठे हैं। वृश्चिक राशि का निर्माण लग्न में हो रहा है, लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं। पैतृक संपत्ति का भाव जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है, पिता भी अच्छे हैं और बेहतरीन ही हैं, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर गौर करिए तो राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत हृदय से संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करते देख रहा हूं। गैस्ट्रिक की समस्या और लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द और हड्डियों की शिकायत की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन वो संबंध खराब और कमजोर नहीं है। जब जन्म कुंडली में लग्न में ही गुरु और चंद्रमा का प्रभाव हो, दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहा है, तो खराब तो नहीं है। बस आप बेवजह परेशान न करो अपने आप को, चीजें ठीक हैं। चंद्रमा भी बहुत बढ़िया बैठा है और केंद्र में बैठा है। व्यक्ति की कुंडली के आधार पर अगर मैं जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति पिता और माता दोनों से प्रभावित है और अच्छा है। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, मांसपेशियों का दर्द और कमर के दर्द की शिकायतें बन सकती हैं। बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। और घर में अगर कोई भी कलह वगैरह मचता हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाइए। घर के बड़े बुजुर्गों से एकादशी का व्रत रखवाइए और सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। और साथ ही साथ अगर आपका मन परेशान है तो उसका उपाय बताऊं? उसका उपाय है रविवार को नमक छोड़ा करो, मन थोड़ा सा शांत रहेगा। और बहुत ज्यादा इधर उधर करेगा तो थप्पड़ लगाओ अपने आप से, अपने आप को सारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।